नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज के एपिसोड में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। आज हम रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की कोशिशों में मिलते सकारात्मक संकेतों और भारत और भूटान के मजबूत रिश्तों के बीच भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर कैसे हुआ बड़ा हमला। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। जिनेवा यूक्रेन शांति वार्ता पर मंथन। अमेरिका और यूक्रेन ने बातचीत को बताया सकारात्मक। यूरोप द्वारा समानांतर शांति प्रस्ताव लाने की चर्चा। ट्रंप ने कहा कुछ बड़ा होने वाला है। इजरायली सैनिकों का बेरूत में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हेथम तफ्ताबाई को मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह ने की पुष्टि। तफ्ताबाई पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का था इनाम। पाकिस्तान के पेशावर स्थित अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला। 3 सैनिकों के साथ 3 हमलावरों की भी हुई मौत। फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। सूडान में लड़ाई थमने के आसार नहीं। सेना प्रमुख ने अमेरिकी संघर्ष विराम प्रस्ताव को किया खारिज। बताया अब तक का सबसे बुरा प्रस्ताव। यूएई पर आरएसएफ के समर्थन का आरोप। मलेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का नहीं करेंगे उपयोग। 2026 से लागू हो सकता है नया नियम। बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड जैसे ऑनलाइन खतरों से बचाना है मकसद। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा की तरह ही अब जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध भी खत्म हो सकता है। इसको लेकर एक बार फिर सक्रियता बढ़ गई है, लेकिन यूरोप और यूक्रेन के लिए दुविधा की स्थिति बनी हुई है। दरअसल जिस समझौते की तैयारी चल रही है उसमें यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव में रूस और यूक्रेन दोनों की मांगों का ख्याल रखा जाएगा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि इस संबंध में किस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। गुरुवार को अमेरिकी मीडिया में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप की 28 सूत्री योजना पर चर्चा तेज हुई तो यूरोप समेत पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर करीब 4 साल से जारी इस जंग पर अटक गया। आशंकाओं और संभावनाओं की अटकलों के बीच रविवार को अमेरिका, ईयू और यूक्रेन के आला अधिकारी जिनेवा में संभावित शांति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पहुंच गए। दिलचस्प बात यह है कि दोनों तरफ से बैठक को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। अमेरिका के साथ मैराथन बैठक के बाद एक नए परिष्कृत शांति ढांचा की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को 27 नवंबर तक इस योजना को मंजूरी देने का समय दिया है। हालांकि उन्होंने शनिवार को कहा कि 28 बिंदुओं वाला ये प्रस्ताव अंतिम प्रस्ताव नहीं है। पुराने प्रस्ताव में यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र छोड़ने, नाटो में शामिल नहीं होने और सेना का आकार घटाकर 60,000 करने की बात कही जा रही थी। लेकिन नए प्रस्ताव को लेकर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन तभी कोई इलाका छोड़ेगा जब सामने अग्रिम पंक्ति पर युद्ध पूरी तरह खत्म होगा। इसके अलावा यूक्रेन को नाटो के अनुच्छेद 5 की तरह ही सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। रूस के जब्त अरबों डॉलर यूक्रेन के पुनर्निर्माण और मुआवजे में इस्तेमाल होंगे। रूस पर से प्रतिबंध धीरे धीरे हटेंगे, लेकिन सिर्फ तभी जब वो हर शर्त माने। अमेरिका और यूक्रेन के संयुक्त बयान में कहा गया कि भविष्य में होने वाले किसी भी समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता को पूरी तरह बरकरार रखे जाने और स्थायी व न्याय संगत शांति सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये नया प्लान सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूक्रेन की मांगों को भी शामिल करता है। यूक्रेन ने भी बैठक को काफी उत्पादक बताया था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी क्षेत्र को रूस को सौंपना ही मुख्य समस्या है। वहीं रूस ने कहा है कि जिनेवा शांति वार्ता के नतीजों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं मिली है। Borders cannot be changed by force.
सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता, युद्ध अपराधियों को न्याय से बचना नहीं चाहिए और आक्रमणकारी को अपने द्वारा शुरू किए गए युद्ध की पूरी कीमत चुकानी होगी। Мы пока не получали никакой इंफॉर्मेशन। राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बातचीत की कोई ठोस योजना नहीं है। ट्रंप की योजना के कई बिंदु रूस के लंबे समय से चली आ रही मांगों से मेल खाते हैं। दूसरी ओर ये प्रस्ताव यूक्रेन अपने क्षेत्रों को छोड़ दे, इसे लागू करना किसी भी यूक्रेनी नेता के लिए आसान नहीं होगा। इससे किसी भी मध्यस्थ के लिए ऐसा शांति खाका तैयार करना बेहद मुश्किल हो जाता है जो युद्धरत पक्षों के लिए सचमुच साझा आधार मुहैया करा सके। इस बीच रूस ने खार्किव पर जोरदार हमला किया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर अनिल वाधवा, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। एम्बेसडर वाधवा, अब ये जो तरह तरह के प्रपोजल आ रहे हैं, ट्रंप का 28 सूत्रीय प्लान आ रहा है, उसके अलावा जिनेवा की बैठक जो हुई है, उसके बाद जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के बयान हों या दूसरे नेताओं के हों, वो लोग कहते हैं कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है इस बातचीत में शांति वार्ता को लेकर के। क्या कुछ आप कहेंगे? जी हाँ, देखिए, जो प्रस्ताव आया था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, उसको यूक्रेन और यूरोप पूरी तरह से ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर बातचीत करने की पहल उनके द्वारा होनी थी और वो हो चुकी है। उसके बदले में E3 जिसको हम बोलते हैं कि यूके और फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने एक काउंटर प्रपोजल दिया है बातचीत में। तो उसमें जो यूरोप की जो शर्तें हैं वो रखी गई हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रपोजल थी 28 सूत्री प्रपोजल, उसमें से कई बिंदु ऐसे हैं जिस पे यूरोप ने अपनी बात आगे रखी है, और ये जो बातें हैं ये यूक्रेन के पक्ष में हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रपोजल थी उसमें से कई सारे प्रस्ताव ऐसे थे जिसे यूरोप को स्वीकार नहीं था, ना यूक्रेन को स्वीकार्य था। तब अब जो बातचीत होगी उसमें इसमें आपसी लेन देन होगा और इसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी मामला ठप है, लेकिन आगे चल रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें 3 सबसे अहम बिंदु हैं। एक तो यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप, जो कि रशिया के लिए मान्य नहीं होगी। दूसरा, स्टेशनिंग ऑफ नेटो ट्रूप्स इन यूक्रेन, जो कि रशिया पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। और तीसरा, जो रशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि क्राइमिया और डोनेस्क और लुहांस्क की जो टेरिटरीज हैं जिसके ऊपर रूस का कब्जा है, उन टेरिटरीज में से रूस का कोई विड्रॉल नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन का जहां पर कुछ इलाकों में जो सैनिक हैं उनका विड्रॉल होना चाहिए। तो ये 3 बिंदु रशिया के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी के जो पीस गारंटीज हैं और जो दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर मेरे को लगता है कि आगे बातचीत हो सकती है और लेन देन हो सकता है। ये जो बातचीत होगी सर, इसमें ट्रंप का भी प्रस्ताव है, यूरोप की ओर से भी प्रस्ताव आया है। कौन सी ऐसी शर्तें हो सकती हैं जिस पर बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है और शांति वार्ता के लिए आगे मार्ग प्रशस्त हो सकता है? देखिए, यूक्रेन तो ये चाहेगा कि आगे चलकर उसके लिए गारंटीज हो कि उसके ऊपर आगे कोई हमला ना हो। और अगर रूस की तरफ से इस बात पर सहमति बन जाती है, क्योंकि दूसरे जो पॉइंट्स हैं उन पे कंसेशन उसको मिल जाता है जी। तो ये बात आगे चल सकती है, क्योंकि रूस के हित में भी नहीं है कि ये जो संघर्ष है ये फिर से जारी रहो। और रूस भी चाहेगा कि उसकी जो शर्तें हैं, जो मेन शर्तें हैं, वो नेटो के ऊपर केंद्रित हैं और नेटो की फोर्सेस यूक्रेन में ना रहे, इसके ऊपर केंद्रित हैं। और जो 3 टेरिटरीज जिसके ऊपर रशिया का कब्जा है वो वापस ना करे। तो इसके अगर ये तीनों शर्तें मान ली जाती हैं तो बाकी के जो प्रस्ताव हैं उसके ऊपर रूस जरूर विचार करेगा। मुझे लगता है ये अच्छी पहल है और ये सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहेगा। अभी 27 तक जो अल्टीमेटम था, मुझे लगता है वो अल्टीमेटम का जो दिन है वो टल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ प्रस्ताव मिले हैं।
एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रस्ताव है और दूसरा यूरोपियंस की तरफ से जो E3 का प्रस्ताव है यूक्रेन के बिहाफ पर, उसमें भी यूक्रेन की कुछ साख बच रही है। तो मुझे लगता है कुछ लेन देन इसमें जरूर आगे चलकर होगा। ठीक है सर, चलो नेटो की हम बात करते हैं। नेटो वाले मामले की तो आप सिक्योरिटी गारंटी देते हैं यूक्रेन को, वो हल हो सकता है, लेकिन ये जो डोनबास का इलाका रसिया चाहता है कि पूरा का पूरा इलाका जो है यूक्रेन छोड़ दे, ये किस हद तक संभव है? और ये भी जानना चाहेंगे कि डोनबास के कितने इलाके पर अभी तक रूस कब्जा कर चुका है? देखिए, ऐसा है कि ये रूस के हिसाब से ये रशियन स्पीकिंग एरियाज है, तो यदि रूस का कब्जा इस पर नहीं रहता और इसको एक न्यूट्रल टेरिटरी के रूप में बना दिया जाता है जिसमें किसी का कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसको रशियन लैंग्वेज प्रैक्टिस करने की छूट मिले और जो रशियन प्रैक्टिसेस हैं वो उसमें जारी हों, तो इस एक तरह से वो एक बफर जोन भी बन जाएगा। तो दोनों तरफ दोनों साइड सोचेंगे कि उनकी बात मान ली गई है, तो मुझे लगता है कि बातचीत उसकी तरफ बढ़ रही है। अब दोनों तरफ से इसके ऊपर सहमति बननी चाहिए और मुझे लगता है कोई ना कोई सोल्यूशन इस पर निकल सकता है। ठीक है, तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ती है। हालांकि ये एक बहुत सकारात्मक संकेत अब आ रहा है कि इस बातचीत में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और पूरी दुनिया चाहती है, भारत भी चाहता है कि ये युद्ध रुक जाए। एम्बेसडर बाधुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के उस पार एक और बड़ी खबर। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत के पास भगवान बुद्ध की अस्थियां और अन्य आभूषण मौजूद हैं। इन्हें 1898 में खोजा गया था और बाद में खोद कर निकाला गया था। हाल ही में भारत ने अपने म्यूजियम से निकालकर इन अवशेषों को भूटान में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए भेजा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मौके पर भूटान पहुंचे थे। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि भारत में कहां ये अवशेष मिले थे और बुद्ध के इन अवशेषों के बल पर कैसे भारत की सांस्कृतिक कूटनीति मजबूत हो रही है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक संबंधों का नया इतिहास गढ़ते भारत और भूटान, दोनों देशों की साझा विरासत और गहरे सांस्कृतिक रिश्तों के अटूट प्रतीक हैं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष। भूटान की राजधानी थिम्पू में चल रहे ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल के दौरान भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी ने आध्यात्मिक माहौल को नई ऊंचाई दी, जिसमें भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से
ससम्मान भूटान भेजा गया था। हालांकि 8 से 18 नवंबर के बीच इन पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का आयोजन सुनिश्चित था, लेकिन बाद में भूटान सरकार के अनुरोध पर इसे बढ़ाकर 25 नवंबर तक कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी भूटान यात्रा के दौरान इन पवित्र अवशेषों के दर्शन पूजन भूटान नरेश के साथ किए। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी भारत सरकार की एक गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहल का उदाहरण है, जिसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ करता है। सर्वप्रथम WC पेपे द्वारा 1898 में खोजे गए और बाद में KM श्रीवास्तव द्वारा 1971 से 1977 के बीच पुनः उत्खनित किए गए ये अवशेष बौद्ध विरासत के सबसे पवित्रतम अवशेष हैं, जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां और अन्य आभूषण शामिल हैं। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के समीप पिपरावा में सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष व्यतीत किए थे और ये पिपरावा में शाक्य वंश द्वारा बुद्ध के सम्मान में दफनाए गए अवशेष हैं, जो भारत की सभ्यतागत विरासत के साथ समावेशी इतिहास का प्रतीक हैं। इस महीने की शुरुआत में भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भूटान पहुंचे थे, जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के 2 खंड शामिल रहे। इन अवशेषों को लेकर भूटान के लोगों में जबरदस्त सम्मान और उत्साह दिखा। 25 नवंबर तक प्रदर्शनी को आगे बढ़ाने का अनुरोध का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने कहा कि ये निर्णय दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक विश्वास, परंपरा और मैत्री के अटूट संबंधों का प्रतीक है। अब भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों की स्वदेश वापसी के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल थिम्पू पहुंचा है। इससे पहले भारत ने पवित्र बुद्ध अवशेषों की साल 2024 में थाईलैंड, 2025 में वियतनाम, 2025 में रूस के काल्मेकिया में प्रदर्शनी का आयोजन कर अभूतपूर्व वैश्विक भागीदारी आकर्षित की। वियतनाम में 17.8 मिलियन और थाईलैंड में 4 मिलियन से अधिक बौद्ध अनुयायियों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। भारत की संस्कृति, समाज और दर्शन में अगर भगवान बुद्ध का अहम स्थान है, तो भारत की सांस्कृतिक कूटनीति में भी बुद्ध को अहम प्राथमिकता प्रधानमंत्री देते हैं और ये उनके वक्तव्य से साफ हो जाता है जब ये दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश देते हुए कहते हैं, ये समय युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चंदन कुमार, कंसल्टेंट हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर कुमार, पहला सवाल यह है कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि भारत में जो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, भारत भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रहा है, इन अवशेषों की क्या कहानी है, कैसे इनकी खोज हुई, ये पहले हमारे दर्शकों को बताइए। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया, उसके बाद उन अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और फिर उस पर स्तूप का निर्माण किया गया। फिर 3री शताब्दी में जब राजा अशोक आए तो उन्होंने उन 8 में से 7 स्तूपों को तोड़कर अलग अलग भागों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में स्तूप बनवा के उस पवित्र अवशेष को संरक्षित किए। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश काल में उसकी खुदाई स्विंगशान के यात्रा वर्णन के आधार पर किया गया और उसी यात्रा वर्णन के जब खुदाई शुरू हुई तो ये सब अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है पिपरावा। पिपरावा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है यह शाक्य कुल का है, यानी भगवान बुद्ध का है। और जैसे रिपोर्ट में कहा गया 1898 में, फिर 1971 से 77 तक में कुल 22 अवशेष मिले। और सिर्फ पिपरावा में नहीं, भारत के अलग अलग भागों में, जैसे वाडनगर में मिले, नागार्जुन कोंडा में मिले, सांची में रखे हुए हैं, वैशाली में है, पाटलिपुत्रा में, पटना में है, तो अलग अलग जगहों पे अभी भी अवशेष रखे हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है उसे माना जाता है। एक बहुत रोचक घटना इसमें ये है, जो जब पेपे के द्वारा ये अवशेष खोजा गया तो उसमें बहुत सारे रत्न आभूषण भी थे। उसको पेपे ने अपने साथ इंग्लैंड ले गए वो, और पिछले साल जून महीने में उस रत्न आभूषण जो रेलिक्स है उसका अवशेष का ऑक्शन किया गया हांगकांग में। लेकिन भारत सरकार के अथक प्रयास से वो ऑक्शन तो रुक गया और फिर 127 साल के बाद वो ज्वेल रेलिक जो आभूषण थे जो भगवान बुद्ध के अवशेष के साथ हमें प्राप्त हुए थे, वो 127 साल के बाद भारत में वापसी आया। ये सबसे महत्वपूर्ण है उन अवशेषों के साथ।
ठीक है। और ये अवशेष न केवल हमारे लिए बल्कि ये मानव जाति के लिए एक धरोहर है, क्योंकि बुद्ध का संदेश शांति का संदेश है। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते भी हैं, जो भारत ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। तो बुद्ध का मतलब ही है आनंद, बुद्ध का अर्थ है शांति, और इसी के शांति को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय और आईबीसी इन अवशेषों की पवित्र दर्शन यात्रा करती है, जो आपने रिपोर्ट में बताया, जो कलमीकिया डॉक्टर कुमार, यही सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो भारत की ओर से विभिन्न देशों में अभी हाल में भूटान इन अवशेषों को ले जाया गया, ये इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो विभिन्न देशों में रहते हैं, भारत बौद्ध धर्म की जननी है, तो ये कदम आप किस तरह से देखते हैं भारत का? पहले आप एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो बौद्ध देश और पूर्व में बौद्ध देश थे और अभी वर्तमान स्थिति जो 1959 में दलाई लामा के आने के बाद जो हुआ, तो बौद्ध देश जो दक्षिण पूर्व एशिया के हैं, चीन है, जापान है, जो पूर्व में बौद्ध देश थे, जैसे सेंट्रल एशिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और फिर अभी जो माइग्रेशन हुए दलाई लामा के आने के बाद अलग अलग देशों में बौद्ध गए, तो उसमें से प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया है शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज का एससीओ कंट्रीज के साथ, हमारी साझी विरासत जो है उस पे हमने आईबीसी ने कॉन्फ्रेंस भी किया था मार्च 2023 में। तो इस माध्यम से हमारा जो संबंध है 2000 साल पुराना है। हम आजाद हुए 1947 में, तो इसको राजनीतिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन हमारा जो सांस्कृतिक संबंध है इन देशों के साथ 2000 साल पुराना है, और ये बुद्ध के अवशेषों के दर्शन यात्रा से हम इसको और प्रगाढ़ कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा कदम है जो अभी हम देखते हैं, जो अलग अलग देश अभी इनकी यात्रा के लिए हमें मांग कर रहे हैं, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमको यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन। दिल्ली करेगी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सार्यानु जी आयानु। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैक। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पाकिस्तान के पेशावर में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया। हमले में 6 लोग मारे गए हैं। हमले में 2 आत्मघाती हमलावर शामिल थे। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने पेशावर शहर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के मुख्यालय में जबरन घुसते ही गोलीबारी शुरू कर दी और फिर परिसर के अंदर खुद को उड़ा लिया। ये मुख्यालय एक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है जो सैन्य छावनी के पास है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक हवाई हमला कर हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को मार गिराया है। मारा गया कमांडर हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हैथम अली अल तबतपाई के समूह का एक अनुभवी सदस्य बताया जा रहा है जो कई वरिष्ठ पदों पर रह चुका है। जापान ने आंकड़ों के साथ चीन के सुरक्षा खतरे से जुड़े दावे को खारिज कर दिया है। हाल में ही चीन की ओर से आधिकारिक चेतावनी जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि इस वर्ष जापान में सार्वजनिक सुरक्षा अस्थिर रही है। इसके तहत चीनी सरकार ने अपने नागरिकों को जापान यात्रा करने से बचने का सुझाव भी दिया था। सूडानी सेना के प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान ने संयुक्त अरब अमीरात की संलिप्तता के कारण अमेरिका और अन्य मध्यस्थों द्वारा प्रस्तुत युद्ध विराम योजना को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र द्वारा प्रस्तुत युद्ध विराम प्रस्ताव अब तक का सबसे बुरा प्रस्ताव है। नाइजीरिया के एक कैथोलिक स्कूल से बंदूकधारियों द्वारा अगवा किए गए 300 से ज्यादा छात्रों में से 50 छात्र अपने अपहरणकर्ताओं से बच निकले हैं। इस घटना पर नजर रख रहे एक ईसाई समूह ने ये जानकारी दी है। देश के सबसे बड़े सामूहिक अपहरणों में से एक में 303 बच्चों और 12 शिक्षकों को अगवा कर लिया गया था। बोस्निया के सर्ब शासित हिस्से में हुए राष्ट्रपति चुनाव में सिनिसा करण ने जीत हासिल की है। सिनिसा करण अलगाववादी नेता मिलोराद डोडिक के सहयोगी बताए जाते हैं। सिनिसा करण को लगभग 50.89% वोट मिले हैं, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी ब्रांको ब्लानुसा को 47.81% वोट मिले हैं।